नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। टॉपिक तो कौन सा चल रहा है अपना? कृषि चल रहा है। और इसमें कृषि के कई प्रकार थे, वो हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में हम प्रमुख जो फसल है उनके बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट फसल हमने मूंगफली पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? मूंगफली पढ़ी थी। और उसके बाद में अगली जो फसल है उसका नाम आप कंटिन्यू में लिख लो, जौ। जौ के बारे में लिखिएगा। जौ के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध। कैसी जलवायु होनी चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधी या कटिबंध। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एडवांस हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एग्जाम का जैसे वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उससे थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूँ मैं। क्योंकि आने वाले समय में जितने वर्ष निकलते हैं, जितने महीने निकलते हैं, तो लेवल बढ़ता है। तभी तो कई बार आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसमें वो लिखाओ वो लिखाओ। वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम आगे चलना पड़ता है ताकि गलती से कभी क्वेश्चन बन जाए तो। थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ मैं। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए इनके लिए? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक टेम्परेचर होना जरूरी है। तो तापमान लिख लो इसके लिए। तापमान लिखो। इसे 10 डिग्री तापमान में बोया जाता है। इसमें 10 डिग्री तापमान में बोया जाता है तथा 20 डिग्री तापमान में कटाई की जाती है। कटाई करते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 20 डिग्री। अब 20 की जगह पर आपको 22 भी मिल सकता है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, 20-22। ठीक है। और यहाँ 10-12 भी मिल सकता है अगर कई बार लगभग में आता है तो। लेकिन आप कम से जब बोते हैं तब तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 10 डिग्री के आसपास। और जब कटाई होती है जब कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। तो यानी कि 10 से 20 डिग्री इसके लिए तापमान उचित तापमान माना जाता है। लिखिएगा। मिट्टी लिखो। हल्की दोमट मिट्टी, गेहूं उसके जौ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हल्की दोमट मिट्टी, कौमा शुष्क बालू मिट्टी। शुष्क बालू मिट्टी। और एक कांपीय मिट्टी। देखो, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं किस तरीके से आपको नोट्स क्रिएट करवाता हूँ। मैं सबसे पहले मार्केट का कोई भी स्रोत मान लीजिए, उससे मेरे नोट्स बनाता हूँ। ठीक है। फिर उसमें कई प्रकार के स्रोतों को मैं शामिल करता हूँ। मतलब माना कि एक ही जैसे कृषि है तो कृषि के लिए मैं 10 किताबें देखता हूँ। कितनी? 10 किताब। लेकिन एक किताब को तो हमें आधार बनाना पड़ेगा ना। एक किताब को आधार बना लेते। माना कि मेरे खुद के पर्सनल नोट्स थे, उसको मैंने आधार बना लिया, और बाकी मार्केट की किताबों में क्या क्या कंटेंट मिला हुआ है उन सबको मैं धीरे धीरे यहाँ पर ऐड करता रहता हूँ। तो आप मार्केट की एक किताब अगर ढूंढोगे तो ये सारे स्रोत आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अलग अलग किताबों से मैंने स्रोत को एकत्रित कर रखा है। और फिर उसके बाद में जितने भी पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनमें अगर कोई फैक्ट आ रखा है तो उनको भी मैंने इसमें शामिल कर रखा है। तो आप पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हल करोगे तो भी आपका हल आराम से हो जाएगा। और वर्तमान में कौन से एग्जाम चल रहे हैं उनको भी, अगर कोई चीज़ जैसे आज कोई एग्जाम हुआ है उसमें अगर मुझे कोई कंटेंट मिला है तो मैं उसको जब भी दोबारा इसको पढ़ाऊंगा कृषि को तो पहले उसको अपडेट करूंगा फिर पढ़ाऊंगा मैं। तो वर्तमान एग्जाम से भी मैं बिल्कुल अपडेट रहता हूँ इसमें। और एक कदम थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ ताकि एग्जामिनर थोड़ा आगे सोचे तो भी कम से कम हमारा सवाल गलत नहीं हो। किसी चीज़ को डीप पढ़ने से ये फायदा है कि डीप सवाल आ गया तो अपना सही होगा, बाकी विद्यार्थियों का गलत होगा। और अगर ऊपर ऊपर पूछा गया तो पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला बराबर हो जाता है।
तो हमेशा पढ़ने वाला विद्यार्थी यही चाहता है कि पेपर बड़ा गहराई से बनाना चाहिए। बहुत हार्ड पेपर बनेगा तो जो डीप पढ़ने वाला बच्चा है उसको आराम से हल कर लेता है, और सिंपल पेपर बनता है तो सबके लिए गधा और घोड़ा बराबर हो जाते हैं सब, वो वाली बात हो जाती है। क्या लिखा लास्ट फैक्ट आपने? इसकी कुछ ब्रांड है वो लिख लियो, किस्म लिखो इसकी, RD 2035, किस्म का नाम है जो की, और RD 2508, 2508, ये इसकी किस्म है। अब लिखिएगा आप, क्या है ये? सरसों? राई नहीं है, सरसों भाई, सरसों। और मैंने आपसे एक सवाल भी दिया था, एनर्जी में ऊर्जा टॉपिक दिया था जिसमें बायोमास वाला दिया था, कि उस एनर्जी के उत्पादित होने की संभावना क्यों, क्योंकि जब हम जैसे सरसों इस प्रकार की उत्पादित होती है, इसमें से बीज वगैरह निकल जाते हैं, फिर इसके बाद में जो ये तूड़ा टाइप का बचता है ना, इसकी जो भूसी होती है, उसको हम उसमें ऊर्जा के रूप में यूज ले सकते हैं। हेडिंग डालिए सरसों, सरसों के बारे में लिखो। यह है, नहीं, जलवायु लिखो इसके लिए, जलवायु, शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु चाहिए इसके लिए? शुष्क जलवायु। आपसे पूछा जाए सरसों भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पादित होती है? सरसों भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पादित होती है? पंजाब में ना, राजस्थान। सरसों के मामले में राजस्थान भारत में पहला स्थान रखता है, लिखिएगा। भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। इसलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। देखो यहां से जो सवाल मुख्य रूप से रबी खरीफ पर वो आता है ना, कि कौन सी रबी के अंतर्गत आती है, कौन सी खरीफ के अंतर्गत, लेकिन इनका नाम लिखा रहा हूं तो थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन तो लिखाऊं इनके बारे में, इसलिए जरूरी है। अगला लिखो चना। अ, विद्यार्थी इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो मिट्टी लिख लो, बलुई मिट्टी। लिख लिया? अब विद्यार्थी अगर पूछा जाए कि भारत में चने के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? पहला राजस्थान। देखिएगा, चने के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहला स्थान रखता है। दलहनी फसल किसको कहते हैं विद्यार्थियों? जिनसे दालें बनती हो, उन दलहनी फसलों में अगर राजस्थान में देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल उत्पादित होती है? चना। देखिएगा, नोट डाल के, राजस्थान में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल चना। देख लिया? आ कौन सी फसल है? बताओ, थोड़ी सी का आपको इमेज भी दिखाई दे रही है इसकी, फोटो में भी देखो। है? रागी की तो रोटी बनती है, और रागी ये बाजरे की तरह होती है, लेकिन उसका कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन होता है। हैं? हाँ, अलसी है ये। देखो अलसी, देखो,
जलवायु लिखो इसके लिए, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। मिट्टी लिखो, दोमट मिट्टी। लिख लिया। अगली फसल का नाम, ये कौन सी फसल? तारा मीरा है? तारा मीरा मैंने कभी नहीं देखा, केवल फोटो में देखा है तारा मीरा। जनाना के आगे जाना पड़ेगा, फिर एक दिन देख के आएंगे। और तो तारा मीरा लिख लिया, तारा मीरा। मतलब इससे तेल निकलता है, तो यह एक तिलहनी पौधा कह सकते हैं इसको। देखिएगा, यह एक तिलहनी फसल है, मेरी तरफ से बना रहा हूं। तिलहनी फसल है। कैसी फसल है? तिलहनी फसल है, जो कि सरसों व राई, सरसों व राई परिवार से संबंधित है। इनकी पूरी फैमिली होती है, मतलब एक टाइप के जो होते हैं ना, साइंस में आपने फैमिली पढ़ी होगी इनके बारे में। तारा मीरा के अन्य नाम लिखो, अन्य नाम। अन्य नाम लिखो। तेरा, क्या कहते हैं इसको? कई जगह कहते हैं तारा, मेरा नहीं। लिख लिया। उसाण, उसाण भी कहते हैं। और धुआं, उसाण, धुआं निम्नलिखित में से कौन सी फसल के नाम है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी आएगा जब। फिर चाहे तारा मेरा हमारे घर में पैदा होता हो ना, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत जा सकता है। अन्य नाम को लेकर सवाल बनेगा आने वाले समय में। लिख लिया। अब लिखो आप जैतून। और जैतून की जो कृषि करते हैं उसको ऑलिव कल्चर कहते हैं। जैतून, यह है जैतून। जैतून, इंग्लिश में इसे ऑलिव कहते हैं, ऑलिव, ऑलिव। और इससे तेल निकलेगा, उसको क्या बोलोगे? ऑलिव ऑयल। लिखो। देखो, ये मूल रूप से भारतीय पौधा नहीं है, इजराइल से इसको हमने आयात किया है। तो इजराइल से आयातित तिलहनी पौधा है। तिलहनी मतलब तेल निकलता है। लिखिएगा, यह इजराइल से आयातित तिलहनी पौधा या फसल बोल सकते हो, तिलहनी पौधा है। लिख लिया। देखो, विश्व में सबसे ज्यादा जैतून की खेती कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा, हाँ, इजराइल पहली बात तो कहाँ पर है? हाँ, इजराइल कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है? हैं? क्या सही कह रही हो? हाँ, इजराइल एशिया महाद्वीप में है। इजराइल एशिया, आप सर्च कर लो नेट पर भी, गूगल पर सर्च कर लो, इजराइल एशिया महाद्वीप में है। कर लो। लिखिएगा। क्या लिखा रहा था, मैं भूल गया मैं तो कुछ। हाँ, लिखो, विश्व में सबसे ज्यादा जैतून का उत्पादन वाला देश, विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादन वाला देश स्पेन, यह है यूरोप में। तो
स्पेन। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। यहाँ नहीं लिखनी राजधानी, स्पेन यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। लिख लिया। अब अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा जैतून की खेती कहां पर होती है, तो राजस्थान में। तो भारत में सर्वाधिक जैतून उत्पादन राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है ना। भारत में सर्वाधिक जैतून उत्पादन राजस्थान में होता है। लिख लिया। आपसे पूछा जाए जैतून नर्सरी राजस्थान में कहाँ है? बस्सी, जयपुर। देखो, जैतून नर्सरी, नर्सरी जानते हो ना, जहाँ पे इनके पौधे वगैरह तैयार किए जाते हैं। जैतून नर्सरी बस्सी, जयपुर में है। अब देखो विद्यार्थियों, अ, इस टाइप का इसका पौधा होता है, दिखाई दे रहा है आपको। और इस टाइप के इसमें बीज लगते हैं, फिर इनमें से वो अंदर से बीज निकलता है, तो इसकी कवर वगैरह भी है उसका। अंदर से बीज निकलता है, फिर इनसे तेल निकलता है। तो तेल कहाँ निकलेगा? फैक्ट्री में। तो उसके लिए संयंत्र लगाया जाएगा रिफाइनरी में। तो इसके लिए एक रिफाइनरी भी लगा रखी है, वो लिख लीजिए आप। भारत की पहली जैतून रिफाइनरी, भारत की पहली जैतून रिफाइनरी। अब भारत में सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में लगाई गई होगी। लूणकरण सर, कहाँ पर विद्यार्थियों? लूणकरण सर। लूणकरण सर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जैतून रिफाइनरी कहाँ पर लगाई गई भारत की पहली। अब भारत की पहली तो राजस्थान की पहली होगी। लिखिएगा, इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2014। कब? 3 अक्टूबर 2014 को स्थापित की गई। तो जैतून रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर हुई है? लूणकरण सर, बीकानेर में, और 3 अक्टूबर 2014 को हुई है। और यहाँ से तेल निकलता होगा। तेल जब निकालते हैं तो उसकी कोई ना कोई ब्रांड का नाम भी होगा। तो वहाँ से जैतून ऑलिव ऑयल नाम से यहाँ से तेल बनाया जाता है। देखिएगा, यहाँ से राजस्थान ऑलिव ब्रांड, राजस्थान ऑलिव ब्रांड नामक तेल उत्पादित होता है। अब देखो, ये जो बीकानेर में स्थापित किया लूणकरण सर में, तो यहाँ से तो तेल निकलता है। रिफाइनरी में क्या निकलता है? तेल। ऐसा नहीं लग रहा है इनके पत्ते भी होते होंगे, जैसे ये है। अब ये तो चलो इसका बीज हो गया, लेकिन इनके अलावा पत्ते भी तो है इस पेड़ में। इन पत्तों का यूज ले रहे हैं विद्यार्थी चाय बनाने में। क्या बनाने में? चाय बनाने में, ऑलिव टी। हाँ। तो पूरी मतलब कहने का मतलब ये है कि चाय में अगर मिलावट करनी है तो किसके पत्ते मिला दो? इसके मिला दो। भाई पूरी तो एकदम तो वो चाय नहीं बन पाएगी इसकी। हो सकता है जैसे आसाम वगैरह की जो चाय होती है उसमें कुछ न कुछ यहाँ मिलावट करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो उसको, और हो सकता है अलग टाइप का स्वाद आए। मैंने तो कभी पी नहीं, लेकिन मतलब ऐसा प्रयोग चल रहा है। एक नोट डालो, जैतून की पत्तियों से चाय निर्माण का संयंत्र बस्सी में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बस्सी में। और बस्सी आपको पता कहाँ है? जयपुर। लिख लिया। अगला लिखो, हो बा। ये इंपोर्टेंट कर लेना जैतून को आप। जितनी फसल लिखाई ना मैंने आपको, उनमें से ये इंपोर्टेंट फसल है। कौन सी? जैतून। होबा लिखा रहा हूँ, होबा को जोजोबा भी कहते हैं। इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना। मतलब ये कई बार हम मूंगफली को और सरसों को और इनको रटते रहते हैं, सवाल आता है यहाँ से।
फसल का नाम लिखो, होबा। ये इसको जोजोबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जो बा, होबा या जोजोबा। अन्य नाम लिखो, इसे पीला सोना भी कहते हैं। इसका बोटनी का नेम लिखो विद्यार्थियों, वानस्पतिक नाम लिखो, थाइमेंडोसिया चाइनेसिस। चाइनेसिस, ये इसका वानस्पतिक नाम है। थाइमेंडोसिया चाइनेसिस। मैक्सिको का नाम सुना होगा आपने। तो होबा या जोजो, जैसे अभी आपको जस्ट इससे पहले मैंने एक फसल का नाम लिखाया है, उसका नाम क्या था? जैतून। जैतून कहाँ से हमने आयातित किया है? इजराइल से। और ये जो होबा जोजोबा है, ये मूल रूप से विद्यार्थियों मैक्सिको का पौधा है। कौन से देश का है? मैक्सिको। और मैक्सिको देश की जो कैपिटल है उसका नाम है मैक्सिको सिटी। देखिएगा, यह मूल रूप से मैक्सिको का पौधा है। जहां पर इसे सोनोरन, सोनोरन पब्लिक एरिजोना नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में किस नाम जाना जाता है इसको? सोनोरन एरिजोना नाम से जाना जाता है, जो कि एक मरुस्थलीय पौधा, मरुस्थल में होता है ये भी। ऐसा पौधा विद्यार्थियों, मरुस्थलीय पौधा है। अब होबा जोजोबा से भी विद्यार्थियों तेल निकलता है, तो इसको तिलहनी पादप कह सकते हैं। देखिएगा, यह एक तिलहनी पादप है। काजरी का हेडक्वार्टर जोधपुर में। कांजरी मत लिख देना, कास्ट भी होती है। ऐसे लिखना। मतलब इसको मरुस्थलीय क्षेत्र में डेवलप करने का काम कौन सी संस्था कर रही है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी काजरी के द्वारा इसका विकसित करने का काम किया जा रहा है। लिखो, इस फसल को पश्चिमी राजस्थान में काजरी के द्वारा, काजरी के द्वारा, ये काजरी वाजरी जितनी भी कृषि से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं वो मैं एक साथ लिखा दूंगा आपको, पूरी संस्थाएं। काजरी दोनों में लिख लेना, हिंदी और इंग्लिश में। सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलना। काजरी के द्वारा विकसित, पश्चिमी राजस्थान विकसित किया जा रहा है। लिख लिया? लिखो, इसे इजराइल की एजोर्प, इजराइल की एजोर्प संस्था भी विकसित करने का काम कर रही है। एजोर संस्था भी विकसित करने का काम तो काजरी भी कर रही है और एजोर भी काम कर रही है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल संस्था एजोर के द्वारा भी इसको विकसित करने का काम किया जा रहा है। हाँ, ऑल पूरी दुनिया के जहाँ भी मरुस्थल है उनमें काम करती है, तो इंटरनेशनल संस्था है ये। एजोर इजराइल की संस्था है, लेकिन ये राजस्थान में भी काम करती है। अब राजस्थान में काम करेगी तो इसके काजरी के साथ मिलकर काम करेगी।
तो काजरी के साथ साथ और कौन सी संस्था जो काम कर रही है? एजोर्प संस्था जो काम कर रही है। एजोर्प संस्था इंडिया की नहीं है, कहाँ की है? इजराइल की है। काजरी को रेखांकित करो। काजरी का पूरा नाम लिखो। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट संस्थान। हिंदी में क्या बनेगा? केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। कई बार पूछा गया काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। काजरी की स्थापना कब हुई है? 1959 में हुई है विद्यार्थियों। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में क्या लिखा है? केंद्रीय, एरिड मतलब शुष्क, जोन मतलब क्षेत्र, रिसर्च मतलब अनुसंधान, आई का मतलब इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान। स्थापना कब हुई? 1959। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जोधपुर, जोधपुर। और केंद्रीय संस्था है, कैसी है? केंद्र की संस्था, राज्य की नहीं, ध्यान रखना। है राजस्थान में, लेकिन है कौन से लेवल की संस्था नहीं है? केंद्र सरकार की, ध्यान रखना। एजोर्प, AZORP, एजोर्प। एजोर्प को भी रेखांकित करो। इसका फुल फॉर्म लिखो। एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन, एजोर्प। ए का मतलब क्या है? एसोसिएशन फॉर, जेड ओ का मतलब यहाँ पे जोजोबा लिया है। क्या लिया है? जोजोबा। आर का मतलब रिसर्च एंड प्लांटेशन, पी का मतलब प्लांटेशन हो गया। देखो, काजरी के द्वारा, और ये कंपनी कहाँ की है, कहाँ की संस्था है? इजराइल की। मैंने लिखा दिया, लिखाने की जरूरत नहीं। देखो, काजरी के द्वारा जोजोबा का पहला, जोजोबा का पहला फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है? फतेहपुर सीकर में। पहला फार्म फतेहपुर सीकर में स्थापित किया गया। लिख लिया? दूसरा लिख लो, दंड में। और दंड पड़ता है जयपुर। तो इसके फार्म कहाँ पर है विद्यार्थियों? एक तो फतेहपुर में है, और दूसरा दंड में है, और दंड पड़ता है जयपुर में। लिख लिया? ये हो गया होबा जोजोबा। जोजोबा का दूसरा नाम क्या है? होबा। और इसको क्या कहते हैं? पीला सोना भी कहते हैं। वनस्पति का नाम क्या है इसका? थाइमेंडोसिया चाइनोसिस। और इसको विकसित करने के लिए दो कंपनियां काम कर रही है, दो संस्था काम कर रही है। एक का नाम काजरी है, एक का नाम एजोर्प है। और एजोर्प जो कंपनी है, एजोर्प का पूरा नाम मैंने आपको लिखा दिया, काजरी का पूरा नाम मैंने आपको लिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है। और ये जो होबा या जोजोबा जो पौधा है, ये मूल रूप से कहाँ का है? मैक्सिको का है। ठीक है, इतना ही याद रख लेना बहुत है। इसके बाद में एक और फसल का नाम आता है रतन जोत, जेट्रोपा, रतन जोत। इस प्रकार का होता है, छीलने के बाद में, इस पर सूखने के बाद में ऐसा हो जाता है, फिर इसमें बीज निकलता है, बीजों को फिर तेल निकल जाता है इस प्रकार। देखिएगा, रतन जोत, जेट्रोपा लिख लो।
देखो, यह एक तिलहनी पौधा है, तेल निकलता है इसलिए तिलहनी पौधा बोल रहे हैं इसको हम। तिलहनी पौधा है। देखो, वास्तव में इसका नाम तो रतन जोत है। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम बोल सकते हो आप इसको। जेट्रोपा क्या है इसका बोटनिकल नेम है, ध्यान रखना। और इसका उपयोग बायोडीजल में होता है। किसमें होता है? बायो डीजल। देखो, इसका उपयोग बायोडीजल के रूप में होता है। और इसके लिए एक कृषि फार्म भी लगा रखा है विद्यार्थी लाडनू में। लाडनू कहाँ भाई? नागौर? कुछ में डिंडोना आ गया क्या? कंफर्म देख लो। हाँ, तो लाडनू में इसका फार्म लगा रखा है विद्यार्थियों। तो रतन जोत का फार्म लिख लो, लाडनू। लाडनू नागौर। अब देख लेना किचामन डिडावन में आ गया हो तो देख लेना आप। डिडवाना। लिख लिया? तो ये प्रमुख जो फसलें थी विद्यार्थियों, उनके बारे में मैंने लिखा दिया। रतन जोत को इंपोर्टेंट कर लेना, होबा जोजाबा को इंपोर्टेंट कर लेना, और जैतून को इंपोर्टेंट कर लेना। यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। एक पॉइंट डालो, मूल उत्पत्ति। वैसे अलग से पॉइंट डालना है। मूल उत्पत्ति। पहला लिखो, भारत से मूल उत्पत्ति। जवार। भारत से किस किस की मूल उत्पत्ति हुई है? जवार की, अरहर, उड़द और मूंग। निकलिए? देखो, सवाल क्या आता है, एक तरफ फसल का नाम आ जाएगा, एक तरफ उसका देश का नाम आ जाएगा, इनकी मूल उत्पत्ति क्षेत्र है। ठीक है? कौन कौन सा लिखा भारत में आपने? जवार लिख लिया, अरहर लिख लिया, उड़द लिख लिया, मूंग लिख लिया। अब लिखो चीन। चीन मतलब ऐसे ऐसी फसल जिनका मूल स्थान कौन सा रहा है? चाइना रहा है। चीन से चना। चीन में कौन सा? चना। सोयाबीन, मसूर, जो, अफ्रीका। लिखा है था बाजरा में, बाजरा। मध्य एशिया, गेहूं। लिख लिया विद्यार्थियों? अब लिखो आप विभिन्न फसलों के वानस्पतिक नाम। और मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी ना, वो एक फोटो खींच के भेजी थी, उसको उतार लेना है यहाँ पर। देख लो कितने पेज में आएगी, 2 पेज, 3 पेज, जो भी है। ठीक है? प्रमुख फसलों के उपनाम लिख लो। हेडिंग डालो, प्रमुख फसलों के उपनाम। वो 2 पेज में आएगी कम से कम, ध्यान रखना। आपको लग रही होगी वो 1 पेज जैसी। अब देखो, उसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, तो क्या समझाऊं उसको मैं? तो आप फसलों के उपनाम लिखो विद्यार्थियों। दाल होती है ना, दाल। तो दालों का राजा, दालों का
राजा किसको कहते हैं? चने को कहते हैं। लिख लो चना। दालों का राजा। देखो एक तरफ तो हम मतलब इसका उपनाम लिख रहे हैं और एक तरफ उस फसल का नाम लिख रहे हैं। इधर तो क्या लिख रहा हूं मैं? उपनाम। और इधर लिख रहा हूं फसल। किसको कहते हैं भाई? चने को कहते हैं। दालों की रानी। दालों की रानी कौन सी फसल को कहते हैं? दालों की राजा तो बता दिया आपने। रानी। हम्म। मटर। किसको कहते हैं? मटर को कहते हैं विद्यार्थियों। चलो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को। कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो वो भी ठीक है, लिख लेना चाहिए उनको। आम को कहते हैं। और फलों की रानी किसको कहते हैं? फलों की रानी किसे कहते हैं? देखो राजा पता है लेकिन रानी पता नहीं है। लीची। लिख लिया? क्या लिखा लास्ट आपने? फलों का राजा फलों की रानी। फूलों का राजा। बताओ जल्दी बताओ। गुलाब। अब कोई शायरी मत बोल देना। फूलों का राजा गुलाब। फूलों की रानी। नहीं। अब हो सकता है उसका नाम चमेली का दूसरा नाम हो। लिखो। गले डियोलस। गले डियोलस। मसालों का राजा। क्या? ग्लेडियोलस। फूल लिखना फूल। फूल ही है ना? चलो फिर देख लेंगे एक बार। मेरे नोट्स में तो ये लिखा हुआ है। मसालों का राजा। नहीं राजा रानी एक ही थोड़ी होगा। हैं? ग्लेडियोलस का लिली है ना? हाँ शायद लिली होता है फिर। चलो। हाँ भाई मसालों का राजा लिखो आप तो। मसालों का राजा किसको कहते हैं? नहीं। काली मिर्च को। किसको कहते हैं? काली मिर्च को। रानी इलायची को कहते हैं। इलायची। मसालों का घर। हाँ। हाँ भाई बताओ। मसालों का घर किसको कहते हैं? मसालों का घर भारत को। मसालों का घर किसको कहते हैं? भारत को कहते हैं। अनाजों का राजा। रानी तो लिखाया था शायद मैंने। लिखाया था मक्का पढ़ाया जब। अनाजों का राजा।
इसके लिए आरा ले लिया ना, ग्लेडियोलस के। अनाजों का राजा किसको कहते हैं? चावल को। किसको कहते हैं? चावल को। और रानी? मक्का को कहते हैं, मक्का। और यहां से मैं क्वेश्चन पक्का दूंगा आपकी बार। मोटे अनाजों का राजा? मोटे अनाजों का राजा किसको कहते हैं? जवार। जवार को कहते हैं। तिलहनी फसलों की रानी? जरूर थोड़ी सबका नाम रखें। तिलहनी फसलों की रानी किसको कहते हैं? हाँ, तिल को। तिल को कहते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा? शीतोष्ण। अब अभी तो लोगों को ये पता नहीं है, उष्ण, उपोष्ण है, शीतोष्ण, शीत। शीतोष्ण फलों का राजा महीनों के हिसाब से नहीं है, ये पूरा इसको पृथ्वी को अलग अलग कटिबंधों में बांट रखा है, उसके हिसाब से है। देख लिया। इसी प्रकार शुष्क फलों का राजा? शुष्क फलों का राजा किसको कहते हैं? बेर को। बेर जानते तो हो ना? हाँ, बोर। काला बेर किसको कहते हैं? हाँ, जामुन को कहते हैं। काला बेर के नाम से किसको जाना जाता है? जामुन को। हम उपनाम लिख रहे हैं जामुन को। और गरीबों का फल? हम्म, सबसे सस्ता आता है। और फ्रूट नहीं खरीदते, केला तो खरीद लेते हैं कम से कम। ये भी बेर को कहते हैं। गरीबों का फल किसको कहते हैं? बेर को कहते हैं। और अमीर लोग तो सेब खाते हैं। गरीबों का सेब किसको कहते हैं? वो फ्रूट ऐसे कहता है कि अगर मेरे में बीज ना होते ना तो मैं एप्पल से भी ज्यादा गुणकारी होता, मतलब। हाँ, अमरूद। गवाबाद। अमरूद। लिखो। परमेश्वर का भोजन? परमेश्वर का भोजन। परमेश्वर का भोजन। कोकोआ क्या होता है? कोकोआ। लिखो। प्रकृति का आश्चर्य। प्रकृति का आश्चर्य उपनाम से किसको जाना जाता है? प्रकृति का आश्चर्य। मिर्च होती है ना, मिर्च। मिर्च। पेय पदार्थ किनको कहते हैं? जैसे कॉफी, चाय, ये क्या है सब? पेय पदार्थ। देन तो पेय पदार्थों की रानी?
चाय पीते हैं ज़्यादातर तो। चाय। जंगल का आदमी। जंगल, अरे आपको फल या फ्रूट इसका फसल का नाम बताना है। जंगल का आदमी। आदिमानव नहीं बताना। जंगल का आदमी। उपनाम से कौन से फ्रूट को या फसल को जाना जाता है? और गुटान। और गुटान। जंगलों का राजा या जंगल का राजा। हम क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पशुपालन थोड़ी पढ़ रहे हैं। कृषि पढ़ रहे हैं। अब इसमें या तो फल आएगा, या फिर कोई सब्जी का नाम आएगा, या कोई पेड़ का नाम आएगा। जंगलों का राजा किसको कहते हैं? टीक को। टीक। टीक। हाँ जी। किसका? हाँ, तो कोई होता होगा, या तो कोई पेड़ होता होगा वहां पे पाया जाता होगा। वहां लगा रहा है। बंदर। चलो देख लेंगे एक बार, और अगर कोई जिसमें ज्यादा डाउट है उस पर सर्च करेंगे उसको। जंगलों का राजा किसको कहते हैं? टीक को कहते हैं विद्यार्थियों। स्वर्ग और नरक का नाम सुना होगा ना? तो लिखो। स्वर्ग का पेड़। स्वर्ग का पेड़। स्वर्ग का पेड़ किसको कहते हैं बताओ? नारियल को कहते हैं। नारियल। सूखे मेवे होते हैं ना? सूखे मेवों का राजा। मेवों का राजा को कहते हैं बादाम। बादाम को कहते हैं। और सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा। आलू सब जगह एडजस्ट हो जाता है। देखो आलू। और सर्दियों का पौधा। सर्दियों का पौधा। खजूर। सत्ते फल। सस्ता फल नहीं, सत्ते फल। हाँ। काजू। आदि मानव की अंगुलियां। आदि मानव की अंगुलियां। उपनाम से कौन से फसल फल को जाना जाता है? उंगलियां जैसा फल कौन सा होता है? हैं? इमली। और केला नहीं होता उंगलियों की तरह? थोड़ा सा अंदाज तो लगा ही सकते हैं ना। केला। ऊंटों की घास। ऊंटों की घास उपनाम से किसको जाना जाता है? ज्वार। ज्वार के बारे में और भी लिखा आया था पहले मैंने ना। क्या लिखा आया था? मोटे अनाजों का राजा। और सोरगम भी कहते हैं ज्वार को, क्या कहते हैं? सोरगम भी कहते हैं। गरीब की रोटी भी कहते हैं। छोटा आश्चर्य। छोटा आश्चर्य।
किसको कहते हैं? नींबू को। नींबू होता है क्या नींबू होता है? नींबू। और राजस्थान का गौरव? हरियाणा का गौरव? राजस्थान का गौरव लिखो तुम तो। राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? बाजरा। बढ़िया। किसको कहते हैं? कपास को। सफेद सोना। कपास। और पीला सोना भी लिखा है थोड़ी देर पहले मैंने। और किसको लिखा था उसके अलावा? पीला सोना अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ओ बा। चलो ठीक है। देखो विद्यार्थियों, झूठा, देखो एक खनिज में भी आता है झूठा सोना। झूठा सोना किसको कहते हैं? पाइराइट को। नोट डाल लो यहीं। झूठा सोना पाइराइट को कहते हैं, वो खनिज है, फसल नहीं, ध्यान रखना। वो तो इससे लिंक है इसलिए लिखा देता हूँ। पीला सोना लिख लिया। पीला सोना किसको कहते हैं? होबा जोजोबा को, है ना। होबा का दूसरा नाम क्या मिलता है? जोजोबा मिलता है। गोल्ड ऑफ डेजर्ट। गोल्ड ऑफ डेजर्ट। नहीं, ये भी उसको ही कहते हैं, होबा जोजोबा को। गोल्ड ऑफ डेजर्ट। अब जैसे मैंने होबा जोजोबा पढ़ाया आपको, वहाँ गोल्ड ऑफ डेजर्ट नहीं लिखा है ना, लेकिन यहाँ लिखा दी ना उस बात को। अब चाहो तो वहाँ ऐड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पढ़ सकते हो आप। आदिवासियों का हरा सोना। हाँ, बांस को। आदिवासियों का हरा सोना। ईसब गोल देखा? ईसब गोल कभी कैसा होता है? वाइट होता है। लिखो विद्यार्थियों, छोटा जीरा। क्या आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं ना? छोटा जीरा किसको कहते हैं? ईसब गोल को। गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर नामक उपनाम से कौन जाना जाता है? जूट। इस जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोने का रेशा भी कहते हैं। गरीब की बादाम क्या है? अरे मूंगफली। लिखो, गरीब की बादाम। बादाम जैसे कलर की तो होती है मूंगफली। देखो, लाल चना। अरहर होती है ना, अरहर को लाल चने के उपनाम से भी जाना जाता है। लाल चना अरहर को कहते हैं। और काला चना उड़द को कहते हैं। काला होता है ना उड़द। उड़द। देख लिया। अगला पॉइंट डालो विद्यार्थी, ये उपनाम हो गया ना। इनमें और भी आपको समय समय में मिलते रहे तो ऐड करते रहना आराम से। लाइक तरीका बता दिया आपको, कर्सी में वो भी पढ़ना होता है।
कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कृषि विज्ञान की शाखाएं। तो एक तरफ तो आपको कृषि विज्ञान की शाखा का नाम लिखना है, एक तरफ लिखना है किससे संबंधित है ये। जैसे आपने सुना होगा ओलिव कल्चर। ओलिव कल्चर ये जैतून की कृषि से संबंधित है। किससे? इसी प्रकार एपी कल्चर का नाम सुना होगा, हालांकि वो कृषि से रिलेटेड नहीं, वो मधुमक्खी से रिलेटेड है। एपी कल्चर लिख लो। एपी कल्चर, इसका संबंध किससे? मधुमक्खी पालन से। एक लिखो पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, इसका संबंध मछली पालन, मत्स्य पालन से। कई बार पूछा जाता है, एक तरफ ऐसे दे देते हैं, एक तरफ उनका संबंध किससे है, ये कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओलिव कल्चर का किससे है? जैतून की कृषि से संबंधित है। और एपी कल्चर में हाँ मधुमक्खी, और पीसी कल्चर में मछली। और एक सेरी कल्चर होता है, सेरी कल्चर। और सेरी कल्चर में रेशम कीट, क्या लिखोगे? रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम उत्पादित करने वाले कीड़े होते हैं ना, वो रेशम कीट से संबंधित है। हाँ वही। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर केंच, केंचुए पालन से रिलेटेड है। केंचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, किससे है? बागवानी। फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी, फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर का संबंध किससे है? फूलों की खेती से या पुष्पों की? किससे है? फूलों की खेती से संबंधित। और हार्टिकल्चर का संबंध किससे? बागवानी से। और लिखो फ्रूटी कल्चर, फ्रूटी कल्चर। लिख लिया फ्रूटी कल्चर। इसका संबंध किससे होगा? फलों के उत्पादन से, फलों की खेती से। लिख लिया। एक आता है विद्यार्थियों, देखो ये तो था ओलिव, कौन सा था ये? ओलिव। एक है ओलेरी कल्चर, ओलेरी। किससे संबंध है? सब्जी से, सब्जियों की खेती से संबंधित है। क्लियर? मोरी कल्चर, मोरी। मोरी का संबंध विद्यार्थियों मलबरी, मलबरी क्या होता है? मलबरी से संबंधित है मोरी कल्चर। एक लिखो सिल्वी, सिल्वी थोड़ी लिखाया था, सिल्वी कल्चर।
वनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित है। वनों के विकास का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन से संबंधित। विटीकल्चर लिखा दिया था, विटीकल्चर। देखो विटीकल्चर, वीटी। अब कुछ नाम तो आपको याद है तो उनको तो याद करने की जरूरत नहीं, जो याद नहीं उनको याद करो। अंगूर की खेती से संबंधित है। क्या है विद्यार्थियों? अंगूर की खेती से संबंधित है। देख लिया? मोनोकल्चर, मोनो कल्चर। एक बार में एक ही खेती करते हैं ना, एक खेत में, उससे रिलेटेड है ये। देखो एक बार में एक फसल की कृषि से संबंधित है। देखो हाइड्रो कल्चर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो विद्यार्थियों, ऐसी कृषि जिसमें हमें भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, या बिना मिट्टी, बिना मिट्टी के तो होती है, वो पानी में होती है। तो लिखो पानी में कृषि को क्या बोलते हैं? हाइड्रो कल्चर कहते हैं। पानी में कृषि। अब पानी में खेती कैसे करेंगे? ये सिंगाड़ा वगैरह की खेती कहाँ होती है? पानी में तो होती है। उसमें मिट्टी की आवश्यकता होती है क्या? ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिना मिट्टी के कृषि। पानी में कृषि को क्या लिखोगे ब्रैकेट में आप? बिना मिट्टी के कृषि। आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी। कई टाइप के वृक्ष झाड़ियाँ होती हैं जिसमें बेर वगैरह आते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उनसे। तो इसमें लिखो वृक्षों, कौमा, झाड़ियों की कृषि। कई लोग बेर की कृषि भी तो करते हैं। देखो एक्वा कल्चर, AQUA, एक्वा कल्चर। क्या होता है एक्वा कल्चर? पानी के जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको पालने का जो काम करते हैं वो होता है। देखो जलीय जीवों के पालन से संबंधित। जलीय जीव भी हो जाते हैं, जलीय पौधे भी आ जाते हैं इसमें ना। जलीय जीव और पौधों से संबंधित। एक होता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। टिश्यू तक को कहते हैं क्या? हाँ, तो टिश्यू से संबंधित होती है। एक पॉलीकल्चर भी चलती है आजकल। पॉलीकल्चर, कौन सी? पॉलीकल्चर। लिखो एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों की कृषि क्या कहलाती है? पॉलीकल्चर। आजकल पॉली फार्म भी तो लगाते हैं ना, वो बड़े बड़े टेंट्स, वो मतलब पन्नी सीक लगाते थे, वो खेतों में लगाते हैं ना आजकल, उसको कहते हैं पॉलीकल्चर। ये तो हो गया विद्यार्थियों, आपके जो भी ये संस्थाएं थी, ये शाखाएं थी, शाखाएं सारी हो गया ना, शाखाएं हुई है। क्वेश्चन कैसा आता है? फूलों की खेती करना किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, मोरिकल्चर। ऐसे सवाल आता है। तो अगर इसको 2-3 बार पढ़ लिया ना आपने, तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना। ये क्या है? राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। तो लिखो अगला पॉइंट, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। और कितने विद्यार्थियों? 5 है।
5। पहला लिखो, स्वामी केशवानंद स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय, यह है विद्यार्थियों बिछवाल। कहां पर है? बिछवाल। और बिछवाल कहां पड़ता है? बीकानेर में। प्रॉपर जगह भी लिख लो, चलो, बिछवाल में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। अब देखो यहाँ का सवाल कैसे आता है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक तरफ ये विश्वविद्यालयों का नाम दे देते हैं और एक तरफ इनकी लोकेशन दे देते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। बस इसके बारे में लिखो। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। कब हुई थी? 1987 में हुई। देखो, 9 जून 2009 को इसका नाम बदलकर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले केवल इसको कृषि विश्वविद्यालय बोलते थे। क्या बोलते थे पहले? इसको राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था ये। लेकिन बाद में मतलब 1987 में जब इसकी स्थापना हुई तो कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम था। ठीक है। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया? स्वामी केशवानंद के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया 2009 में। और प्रॉपर डेट पूछ ले तो 9 जून 2009। लिख लिया? अगला लिखो, दूसरा। श्री करण नरेंद्र श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? डायरेक्ट ये भी सवाल बन सकता है, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? जोबनेर, जयपुर। कहां पर है? जोबनेर में। जोबनेर। सितंबर 2013 में स्थापित किया गया। सितंबर 2013। हाँ। तीसरा लिखो, महाराणा प्रताप। महाराणा पूरे लिख देता। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेवाड़ की तरफ होगा। उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। स्थापना लिख लो, 1 नवंबर 1999। 1 नवंबर 1999। अगला लिखो विद्यार्थियों, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर। सितंबर 2013। सितंबर 2013। और लिखो, 4 हो गए। 5वां लिखो, बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय।
गोरखेड़ा कहाँ है? कोटा। सितंबर 2013। सितंबर 2013। तो राजस्थान का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिछवाल बीकानेर वाला है, 1987 को स्थापित हुआ है। तो 5 का नाम याद रखना है। एक कहाँ है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, तो कहाँ है? बीकानेर में। गोरखेड़ा वाला कहाँ पर है? कोटा में। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जोबनेर में। और महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। आपसे पूछा जाए भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? नोट डालो। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। नाम लिखो। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय ये भारत का पहला है और ये 1960 में स्थापित हुआ था और पंतनगर में इसकी स्थापना हुई थी। और पंतनगर कहाँ पर है? यूपी में। एक नोट डालो। राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई? किसान कंपनी। राजस्थान की पहली किसान कंपनी बकानी में। कहाँ पर? बकानी। और बकानी कहाँ है? झालावाड़। लिखो। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर। स्थापना 1974। फतेहपुर में। कहाँ पर है? फतेहपुर। ठीक है। अब हम कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।